हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हूं मैं आप सभी के सामने। हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आपके आ सकते हैं। अगर आप 29 अप्रैल को टारगेट करके चल रहे हैं, 29 अप्रैल JNVST 2023 को टारगेट करके चल रहे हैं, तो इस पूरी सीरीज को जरूर से देखिए। रोज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आता हूं। आप सभी के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जहां पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं उन्हें बता दो कि हमारा अर्जुन बैच चल रहा है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। तो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय विद्यालय 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू कैन ज्वाइन और अर्जुन बैच। दैट इज ओनली फॉर 1999 रुपीज़। 2000 के अंदर अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप आपको एक दिया जाएगा जिसमें आप अपने डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं इस अर्जुन बैच के अंदर 2023 की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो वी आर रनिंग नवोदय अल्फा बैच। अगर सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 की तो सैनिक अल्फा बैच हम लोग रन कर रहे हैं द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। तो आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जा करके। जैसे और सभी ऐप डाउनलोड करते हैं वैसे ही द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नवोदय के लिए मॉक टेस्ट भी है, तो मॉक टेस्ट जा करके आप देख सकते हैं। 50 मॉडल पेपर की सीरीज़ ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है हमारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम 50 मॉडल पेपर का सीरीज। इसमें आप ज्वाइन करके अच्छे से प्रिपरेशन आप फाइनल टच एक बार दे सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों कल के होमवर्क के साथ। तो कल हमने ये आपको होमवर्क दिया था, ये होमवर्क नंबर अपना 1 एंड दिस इज द होमवर्क नंबर 2। तो दोनों हम लोग करेंगे, उसके बाद आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। देखो पहला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि उस आयत का विकर्ण की लंबाई 25√10 है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, एक आयत सबसे पहले हमने बनाना है इस तरीके से आयत। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, यानी अगर मैं लंबाई की बात करूं बेटा तो वो चौड़ाई से 3 गुनी है। तो देखो हमने माना कि चौड़ाई जो है वो x हो गई, तो लंबाई जो हो जाएगी वो 3x हो जाएगी, है ना। अभी आप देखो कह रहा है कि उस आयत की विकर्ण की लंबाई 25√10 है। तो विकर्ण क्या होता है, डायगनल, ये होता है ये डायगनल। इसकी जो लेंथ है वो है 25√3। और हम सभी जानते हैं बेटा कि जो डायगनल होता है यानी कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण को हम लोग कैसे लिखते हैं, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B², यानी कि अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक बात है। चलो अब यहां से देखो, अगर मैं √L² + B² करता हूं तो अंडर लंबाई की वैल्यू कितनी है, 3x है, तो 3x का स्क्वायर मैंने कर दिया। और चौड़ाई का स्क्वायर कितना है बेटा, चौड़ाई है x, तो x का स्क्वायर कर दिया। जरा देखना, अगर मैं 3x का स्क्वायर करूंगा तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड x का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हमारा होगा 9x² एंड प्लस x²। तो ये टोटल हो जाएगा √10x²। ठीक है, √10x²। इसको मैं लिख सकता हूं √10 × √x²। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी अंदर स्क्वायर हो और बाहर रूट हो ये दोनों कट जाते हैं, यानी ये इक्वल टू होगा √10x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहां से देखा कि भाई जो विकर्ण है वो आ रहा है √10x और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विकर्ण है 25√10। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एक ही चीज है, बराबर चीजें हैं, है ना। 25√10 और ये √10x ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये भी विकर्ण के बारे में बात कर रहा है और हमने जो निकाला वो भी विकर्ण यानी कि क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो सिंपल सा काम हमने ये करना है कि ये जो 25√10 है और ये √10x है इसको बराबर कर देना है। चलो बेटा करते हैं, 25√10 और ये √10x है, इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूं। ठीक है, चलो तो 25√10 इज इक्वल टू √10x को मैंने बराबर कर दिया। क्यों किया, बात समझ में आ रही है, क्योंकि भाई ये जो विकर्ण दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमने जो डायगोनल निकालना बराबर ही तो है। इसी रेक्टेंगल का विकर्ण तो बता रहा है ये, यानी दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब जब हमने दोनों को बराबर कर दिया तो देखो √10 से भाई √10 कैंसिल हो गया, 25 इज इक्वल टू x और x को हमने मान रखा था कि ये चौड़ाई है, यानी कि x इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। बात समझ में आ रही है, x जो है वो रेक्टेंगल की ब्रेथ है, यानी अब चौड़ाई मेरे को पता चल गई कि x इज इक्वल टू 25 ही आया क्या, हाँ x इज इक्वल टू 25। ठीक है बेटा,
25 ब्रेड्थ हो गई हमारी। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये तो 3x है ना, तो 25 इंटू 3 ये हो जाएगा 75। यानी इस रेक्टेंगल की जो लंबाई हो गई, ध्यान से सुनो, इस रेक्टेंगल की जो लंबाई हो गई वो 75 हो गई और चौड़ाई हो गई बेटा 25। अब हम सभी जानते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई होती है। 2 गुणे लंबाई कितनी 75, चौड़ाई 25, तो 75 प्लस 25 ये मिलके हो गया 100। 2 गुणे 100 बराबर 200 हो गया हमारा बेटा ये परिमाप। बात समझ में आ रही है? यानी हमारा आंसर होगा 200। ये बात सबको समझ में आ रही है? 200 हमारा परिमाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वेल डन बेटा, सूर्य प्रताप सिंह का एक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। ये देखो अगला सवाल, इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। इफ ट्रायो गेट ए टोटल ऑफ 170 देन व्हेन व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन बाय ईशा। अब यहां पे बात सुनो, ऐसी बात है बेटा कि एक एग्जाम हुआ, उसमें 3 बंदों ने पार्टिसिपेट किया। 3 बंदों ने बेटा पार्टिसिपेट किया। एक कौन था? एक करण था, करण, एक भावना थी, मैं हिंदी में समझा देता हूं, और एक ईशा थी। ठीक है, करण को मिले, मान लो अगर भावना को x मार्क्स मिले तो करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना। करण को भावना से 10 नंबर ज्यादा मिले, मतलब करण को मिले x प्लस 10। ईशा को 5 नंबर कम मिले भावना से, तो ईशा को जो नंबर मिले बेटा, भावना को x मिले थे, ईशा को भावना से 5 नंबर कम, मतलब x माइनस 5 मिले। आपसे ये कहा जा रहा है कि बेटा अगर मैं तीनों का नंबर मिला दूं ना, इन तीनों का, करण, भावना और ईशा, इन तीनों के नंबर अगर मैं मिला दूं तो वो आना चाहिए 170 के बराबर। तो चलो भाई मिला के देखते हैं तीनों के नंबर। अगर मैं तीनों के नंबर कैलकुलेट करता हूं और आपस में मिला देता हूं, तो करण को मिला x प्लस 10, भावना को मिला x, और ईशा को कितना मिला x माइनस 5। तो हमने कहा जी ईशा को x माइनस 5 मिला है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं बेटा, तो x x x ये 3x हो गया, ये 10 है, ये माइनस 5 है, तो 10 माइनस 5 कितना हुआ? प्लस 5 हो गया। तो तीनों के नंबर मिला करके हो रहे हैं 3x प्लस 5, जो कि बराबर है 170 के। ठीक है, ये 3x प्लस 5 ये इक्वल है 170 के बराबर। तो इसको मैंने बराबर कर दिया बेटा, इज इक्वल टू 170। अच्छा जी, अब यहां से देखो 5 को इधर ले जाकर के घटा दो, तो 3x इज इक्वल टू 170 माइनस 5, यानी कि 3x इज इक्वल टू 165। अगर मैं इसको काट दूं तो 3 से काटूं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, x इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी बेटा 55, और ये हमारा आंसर है क्या, देखते हैं। व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईशा। ध्यान से समझना बेटा, ये जो x है वो भावना ने उतने नंबर पाए। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ईशा को कितने नंबर मिले। बेटा x को मिले, x बराबर 55 है, यानी भावना को मिले 55 मार्क्स, लेकिन ईशा को कितने मिले? x माइनस 5, यानी 55 माइनस 5 बराबर 50 हमारा आंसर होगा। तो इसको मिले 50, हमारा आंसर होगा सी वाला, ये करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही भैया? देखो जैसे ही x की वैल्यू आती है हम लोग क्या बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद फिर नाचने लगते हैं, बल्ले 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 भैया। तो हमारा आंसर ना 55 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान से समझना है आपको कि जो ईशा के नंबर आ रहे हैं बेटा वो x माइनस 5 है, और x की वैल्यू तो कितनी आई है? 55 आई है, तो 55 माइनस 5 ये 50 होगा ना। तो ईशा का जो है, ईशा को मिले 50 नंबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्ण मोहन का क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा है। निम्न आकृति एक जैसे वर्गों से मिलकर के बनी है, जिसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। यदि 3 छायांकित वर्ग हटा दिए जाएं। अब यहां पे देखो कि छायांकित वर्ग कौन से है, ध्यान से देखो, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये वर्ग जो है ये शेडेड पार्ट है, छायांकित मतलब ये शेडेड है। 3 छायांकित वर्ग हटा दिए जाएं तो आपसे पूछ रहा है तो परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या है वो ज्ञात करना है। परिमाप तथा क्षेत्रफल, सबसे पहली बात तो ये देखो कि इस पूरे आकृति का जो परिमाप है वो दे रखा है कितना बेटा? 64 दे रखा है। अच्छा, अगर मैं सबको जोड़ूं तो कितने स्टेप हो रहे हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, मतलब यहां तक 16 स्टेप टोटल हो रहे हैं। और 16 की वैल्यू कितनी है? 64। ठीक है, यानी इन 16 की वैल्यू 64 है। तो अगर मैं मान लूं कि अगर मैंने ये मान लिया ना कि एक की जो लंबाई है वो x है,
तो 16x की वैल्यू आ रही है 64, ठीक है। तो x की वैल्यू 16 से काट दो, 16 चौका 64, तो x बराबर 4, है ना। यानी मेरे को ये बात समझ में आ गई बेटा कि ये सारे 4 4 4 4 इन सभी की लंबाई 4 4 4 4 4 4 है, ठीक बात है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। अगर मुझे ये बात पता चल गई कि भाई लंबाई सभी की 4 4 4 4 हो रही है, देखो हमने कैसे निकाला, बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले हमने ये कहा कि बेटा इन सभी का परिमाप जो है वो 64 के बराबर है, और ये टोटल 16 डिब्बे थे, मतलब 16 स्टेप, तो 16x बराबर 64, तो x की वैल्यू आ गई थी हमारी 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई थी, तो हमने देखा कि बेटा एक एक की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब अगर मैं इसको और इसको हटा देता हूं तो समझना कि हमारी आकृति बन कैसी रही है। अगर मैं इनको हटा दूं तो कुछ इस तरीके से हमारी आकृति बनेगी, ध्यान से देखो, ऐसे बनेगी, सही बात है बेटा, ऐसे हमारी आकृति बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको परिमाप निकालना है, तो कितने स्टेप हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो बेटा फिर से 16 ही स्टेप हमारे पास बचे, है कि नहीं, हमारे पास फिर से 16 ही स्टेप बचे। यानी एक स्टेप की वैल्यू है 4, तो 16 स्टेप की वैल्यू 16 गुणे 4 बराबर 64 हो गया। यानी परिमाप तो बेटा 64 ही रहेगा, परिमाप कितना रहेगा, 64 रहेगा। अच्छा जी, अब 64 परिमाप आप देखो कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो किसको हम सही माने, चलो देखते हैं। देखो ये 64 है, ये भी 64 है, ठीक है बेटा। यहां से देखो, अगर मैं दोनों में, अब मुझे निकालना है क्षेत्रफल, निकालना है, परिमाप तो दोनों में सेम है। अब क्षेत्रफल अगर निकालूं बेटा, तो एक का क्षेत्रफल सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ वन बॉक्स। तो इस वन बॉक्स का अगर मैं क्षेत्रफल कैलकुलेट करूं तो 4 लंबाई 4 चौड़ाई बराबर कितना हो गया बेटा, 4 चौके 16, एक का क्षेत्रफल हो गया 16। टोटल कितने डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बे हैं टोटल। तो 16 गुणे 8 144, यानी 16 बट्ठे 128 क्या मास्टर भी गलती करता है, सुनो सुनो सुनो, 16 बट्ठे 128, यानी 128 डिब्बे बेटा, 128 जो है ये टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा और 64 हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आ रही है बात समझ में, ऑप्शन नंबर बी यहां से हमारा आंसर सही हो गया। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बात समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो फिर से रिपीट करके जरूर देखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है कि दिए गए पाई आरेख में एक घर के निर्माण में खर्च को दर्शाया गया है। यदि घर के निर्माण का कुल खर्च 15 लाख है तो मजदूरी में कितना खर्च होगा। देखो ये एक सर्कल है, तो इसमें टोटल जो डिग्री होती है ना वो 360 डिग्री का कोण यानी कि एंगल बनता है। बात समझ रहे हो, टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर तुम इन सबको जोड़ लो ना तो 360 डिग्री आएगा। 36 और 54 मिला के 90 हो गए। 90 और 54 प्लस 54 प्लस, एक मिनट देखो, 36 और 54 मिला के 90 और 90 180 हो गए ये तीनों मिला करके। 5 5 10 और 10 7 17, ये तीनों मिला करके भी 90 हो रहे हैं। तो टोटल आप देखो, टोटल मिला करके 360 डिग्री हो रहे हैं, ठीक है। आपसे ये कह रहा है कि मजदूरी में कितना खर्च होगा। मजदूरी में देखो बेटा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री। तो मजदूरी में यानी 1/4 भाग खर्च हो रहा है। अगर मैं इसको 4 भाग में बांट दूं तो 1 2 3 4 मजदूरी में 1 भाग खर्च हो रहा है, यानी 15 लाख का 1/4 भाग। आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी करोगे तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, और टोटल खर्चा कितना हुआ बेटा, 15 लाख का। तो अगर मजदूरी में आप खर्च जोड़ोगे ना, अगर बेटा आप मजदूरी में खर्च जोड़ना चाहते हो तो देखो मजदूरी यानी कि लेबर में कितना खर्च हुआ, तो टोटल 15 लाख खर्चा हुआ था, है ना। और इसमें से 90 डिग्री किसका है, मजदूरी वाला पार्ट है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री मजदूरी है तो 90 को हमने ऊपर रखा। उसके बाद से मुझे 360 डिग्री टोटल पता है कि होता है, तो 90/360 ये टोटल है और ये मजदूरी वाला है, तो उसको ऊपर रखना है, टोटल को नीचे रख देना है। 9 चौके 36 यानी कि 15 लाख बटे 4, अगर आप इसको करोगे तो 3.75 लाख, ये यानी कि 3,75,000 रुपये जो है
3,75,000 रुपए ये टोटल खर्च हो रहा है किस पे बेटा? टोटल खर्च हो रहा है मजदूरी पे। 3,75,000 रुपए, ऑप्शन हमारा डी सही हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। देखो बेटा, अच्छा एक मिनट, कितने और क्वेश्चंस हमारे हैं, क्योंकि मुझे ना तुम्हें कुछ होमवर्क भी देना है। ये दोनों होमवर्क दे दूंगा। चलो एक काम करते हैं, इसको करते हैं, इसको होमवर्क एक दे देता हूं मैं तुम्हें ना। ये होमवर्क नंबर 1 तुम्हारा रहेगा बेटा, इसको आप लोग होमवर्क में करना। बाकी मैं अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं। निकटतम मान की वैल्यू निकालनी है। निकटतम मान बहुत ही आसान चीज है बेटा, हमने आपको बता रखा है। नेक्स्ट देखो, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो इसको मैं एक बार उसमें लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी numbers are there up to 500 which are divisible by both 3 and 5। तो जब भी दोनों से बात करी जाए ना कि 3 और 5 दोनों से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, तो आपको सिंपल काम करना है बेटा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। 3 और 5 का एलसीएम आप निकाल लोगे। ठीक है, तो अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम आप सभी के सामने निकालूं तो बहुत ही आसान सी बात है। 3 और 5 का एलसीएम, 3 से काटा 3 एकड़ ने 3, 5 बच गया, 5 से काटा तो 1 आ गया, 3 × 5 = 15 हो गया। तो एलसीएम 15 आ गया। अब अगला स्टेप सिंपल ये करना है कि 500 तक के बारे में बात कर रहा है ना, तो 500 में इस 15 का डिवीजन कर दो बेटा। इस 15 का आप डिवीजन कर दो, इस 15 का आप डिवीजन कर दो 500 में। ठीक है, तो ये 15 तियां 45 हो गया, 5 0 और 15 तियां 45, 5 ये शेष आया यानी कि रिमाइंडर आया, ये 5 रिमाइंडर आया जिससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, ये जो 33 जो कि कोशेंट आ रहा है, ठीक है, जो कि कोशेंट आ रहा है यानी कि भागफल आ रहा है, इसी से हमें मतलब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा मतलब 33 हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट रुकना बेटा। देखो सुनो, इसमें दिक्कत ये आ रही है ना कि ऐसे अगर पूछे, ये दोनों नहीं होना चाहिए, 3 या 5 से विभाजित है, यहां पे होना चाहिए 3 या 5 से विभाजित है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों से विभाजित है तब तो आंसर सही होगा हमारा। लेकिन आपसे ये पूछे कि नहीं सुनो मेरी बात, अगर आपसे ये पूछे कि 3 और 5, ये जो हमने आंसर किया ना, ये 3 और 5 के लिए है या नहीं, 3 और 5 के लिए है। अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तब तो हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, लेकिन अगर बेटा मैं ये कह दूं कि यहाँ पे और की जगह पे या है, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। रुक जाओ एक मिनट, जरा टाइम देना। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे अब हमने इसका आंसर निकालना है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ 3 या 5, तो जब भी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा ना 3 या 5, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे और नहीं, यहाँ पे दोनों नहीं होगा, 3 या 5 से विभाजित है, सिंपल इतना रहेगा। और यहाँ पे डिविजिबल बाई बोथ नहीं रहेगा, यहाँ पे डिविजिबल बाई 3 और 5 रहेगा। ठीक है, डिविजिबल बाई 3 और 5, डिविजिबल बाई 3 और 5 यहाँ पे रहेगा। चलो, तो अगर इस तरीके से निकालें, देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो बेटा कि जब आपसे ये पूछे, एक मिनट रुक जाओ, एक और पेज मुझे ले लेने दो। सुनो, जब आपसे ये पूछे कि 3 या 5 से डिविजिबल, तो आपको यह बात समझना है कि कोई भी ऐसी संख्या जो 3 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो मानी जाएगी। जैसे अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 को काउंट करेंगे क्या? बिल्कुल, इन दोनों में से किसी एक से डिविजिबल है इसलिए काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 6 को लेता हूं तो क्या 6 को माना जाएगा? हाँ बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि वो 5 से तो नहीं हो रहा लेकिन 3 से हो जा रहा है। लेकिन जब आपसे यह कहता है कि 3 और 5 से डिविजिबल, जब आपसे यह कहता है कि 3 और 5 से डिविजिबल, अगर ऐसी बात आपसे करे
तो आप एक काम करना, जैसे कि मान लो कि मैं अगर 6 को लेता हूं तो 6 को नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 15 लेता हूं तो 15 को कंसीडर किया जाएगा, 15 को मान लिया जाएगा, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वही कहानी है बेटा कि अगर मैं 3 और 5, 3 या 5 से बात करता हूं ना, 3 या 5 से डिविजिबल, तो सबसे पहले 3 का भाग दो आप 500 में। 3 का भाग दो 500 में, कितनी बार आ रहा है? 3 एकने 3, यहाँ पे 2 0 हो गया, और 3 6 के 18, 18 और 2 0, और यहाँ पे फिर 3 6 के 18, 2 बच गया, उससे हमें मतलब नहीं है, 166 आ गया। अगर मैं 5 से डिविजिबल करूं बेटा तो 500 में अगर मैं 5 से डिविजिबल करूं तो यहाँ पे 100 मेरा क्वोशिएंट आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये देखो आप कि जो हमने ना एलसीएम निकाला था उससे कितनी बार डिविजिबल हो रहा है? 33 संख्याएं उससे हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो 33 आया है उसको घटा देना है, किसमें से? इन दोनों को आपस में जोड़ करके। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हो गया 166 प्लस 100 और माइनस 33 आपको कर देना है। तो यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 233। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा बेटा 233, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब फिर से एक बार ध्यान से समझो, जब भी या की बात करें, यहाँ पे और अंग्रेजी वाला और हिंदी वाला या हो, तो आप एक काम करना, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालना और 500 में भाग दे देना। तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसको बचा के रखना। उसके बाद आप 3 से भाग देना 500 में, ये क्वोशिएंट आ रहा है। अब 5 से भाग देना 500 में, तो ये भागफल आ रहा है। ये जो दोनों भागफल आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ देना, 166 प्लस 100, और जो एलसीएम वाला हमारा भागफल आ रहा था उसको घटा देना। ये काम कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुमसे ये पूछे कि यहाँ पे 3 या की जगह पे 3 और 5 हो, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, अगर ये क्वेश्चन आ गया, यानी कि 3 एंड 5 वाला क्वेश्चन आ गया, तो सिंपल जो एलसीएम से भाग देकर आंसर आ रहा है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? कितने बच्चों को ये बात आ गई समझ में? क्वेश्चन जरूर से कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें बेटा। और एक होमवर्क मैंने आपको दे ही दिया है, बाकी और भी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं अब ये जो है आपको बाद में कराऊंगा, ये अगले क्वेश्चन सीरीज में मैं आपको करा दूंगा। लेकिन एक काम करते हैं ना बेटा, एक होमवर्क मैंने दे दिया है, ये दोनों चीज़ें मैं बाद में कराऊंगा। एक चीज़ ये किसी बच्चे का डाउट था उसमें, जो हमने पोल नहीं ये तो उसका ही है ना, ये तो द्रोण स्कूल ऐप का ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्यों डाउट है बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैसे? मेरी बात सुनो, ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है ना, ऑड मैन आउट यानी कि भिन्न आकृति आपको छांटना है, वही क्वेश्चन है। यहां पे दिक्कत आपको कहां हो रही है मैं समझ रहा हूं। जैसे देखो, ये सूरजमुखी का फूल है, इसका मुंह किधर की तरफ है? सूरज की तरफ है। ये सूरजमुखी का फूल, इसका मुंह किधर की तरफ है? सूरज की तरफ है। इस सूरजमुखी के फूल का मुंह है ये सन की तरफ, सूरज की तरफ। लेकिन भैया ये नाराज होकर के बैठा है ना, तो इसका मुंह देखो, इसका मुंह इधर की तरफ है जबकि सन इधर है ना, तो ये सबसे अलग हो गया ना। सूरजमुखी का फूल का मुंह हमेशा किधर की तरफ रहता है? सन की तरफ रहता है। ये सनफ्लावर है, ठीक है, तो इसीलिए ये बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ये सबसे डिफरेंट हो रहा है। आ रही है बेटा बात समझ में? चलो, ये जो है द्रोण स्कूल का कम्युनिटी टैब में, द्रोण स्कूल कम्युनिटी टैब में हमने ये डाला हुआ था क्वेश्चन। इसको आप होमवर्क में, मतलब ये कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर इस चीज़ को, और इसको भी लिखना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ये इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे, और जो बच्चा अच्छा आंसर देगा उसको मास्टर का दिल जरूर से मिलेगा, हार्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो। और एक बात बता दूं जाते जाते बेटा कि द्रोण स्कूल का चैनल जब खोलना तो कम्युनिटी टैब में जाया करो, उसमें बहुत सारे हम लोग डेली क्वेश्चंस आप सभी के लिए पोस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे देखो इस तरह के आपको क्वेश्चंस डेली आपको मिल जाएंगे वहाँ, तो उनको ज़रूर से अटेम्प्ट करो ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत बढ़िया से हो और आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाओ। ये एक ग्रुप आप सभी के लिए हमने बनाया है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, और जिसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ले लूंगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। ध्यान रखना बहुत सारे फेक ग्रुप्स भी बने हुए हैं, तो यही ग्रुप आप ज्वाइन करना। लिंक देख लो, यही आपका ऑफिशियल ग्रुप है, नवोदय सैनिक क्लास 6 बाय डीडी सर। यही जो ऑफिशियल ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ताकि मैं आप सभी के लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। और बाकी बेटा रही बात बैचेस की, तो आप इन बैचेस में जरूर से एनरोल करें, जो हमारे अर्जुन बैचेस हैं, या फिर अर्जुन बैच है या फिर अल्फा बैच है जो हमारा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब कहने का मतलब सिलेबस वाइज सब कुछ कंप्लीट कराया गया है।
और इसको ज्वाइन करके आप बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो अर्जुन बैच है हमारा 2023 के लिए, अल्फ़ा बैच है हमारा 2024 के लिए। तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं बैचेस से रिलेटेड। बाकी आपके लिए और भी एडॉन्स है, नवोदय का मॉक टेस्ट है, सैनिक का मॉक टेस्ट है, नवोदय का मॉडल पेपर है। तो ये आप इन बैचेस में एनरोल करके अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलो बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।